हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस का जो सेक्शन 2 है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर पार्शियल मार्किंग की गई है। इस पैटर्न को आप थोड़ा समझिएगा। +4 मार्किंग है अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट रहते हैं, +3 मार्किंग है बट ओनली इफ ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। बट आपने अगर 3 ऑप्शन सही मार्क किए हैं, फिर उस केस में आपको +3 वाले मार्क्स मिलेंगे। कई बार पार्शियल मार्किंग समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स से, क्या होता है तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में इन्होंने समझा रखा है, पढ़िएगा कैसे लिखा है। तो अगर सोचिए किसी के क्वेश्चन के आंसर्स अगर ABCD चारों ही ऑप्शन है और अगर आप 3 मार्क करके आगे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसके अंदर +3 मिलेगा। और +2 उस केस में मिलेगा इफ 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट। सोचिए किसी क्वेश्चन के आंसर्स ABC भी हैं और ABCD भी हैं, चारों ऑप्शंस भी हैं और 3 ऑप्शंस भी हैं, और आपने ओनली 2 ऑप्शंस मार्क करके आए हैं उसके अंदर। अगर आप 2 ऑप्शंस मार्क करके आए हैं तो फिर आपको +2 मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन के 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, यानी अब ABC वाला भी टाइप का क्वेश्चन भी है, ABCD वाला टाइप का क्वेश्चन भी है, और ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें AB ही आंसर है, उस टाइप में अगर आपने एक ऑप्शन मार्क किया है तो फिर आपको फिर +1 वाला मार्क करेगा। 0 उस मार्क में, उस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे जब आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है, और बाकी सभी केसेस में -2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर AB उसका आंसर है और आप मार्क करके आगे हो BC, तो एक ऑप्शन चाहे आपका सही हो पर आपने एक C गलत ऑप्शन टिक कर दिया है तो आपको -2 मिलने वाला है। और अगर आपने यहीं पर AB की जगह अगर आप ABC भी मार्क करके आगे हैं और आप ये सोचते हो कि सर देखो AB तो मैच कर गया है, तो नहीं मिलेगा। इस वाले केस में भी आपको -2 ही मार्क्स मिलेगा। यानी जो आपका आंसर है, अगर उसमें से आपने उसका छोटा फॉर्म मार्क किया है, अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो सीधा सीधा -2 है, ये लिखा हुआ है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जो ऑप्शन आंसर में नहीं है, अगर आप वो मार्क करके आगे हैं तब तो -2 मिलेगा, 100% सोचना ही नहीं है। और अगर कभी आपने ये दिया हुआ है आपको कि आपने AB आंसर है और आप सिर्फ A मार्क करके आए हैं, इस केस में आपको +1 मिलेगा, ठीक है। अगर ABCD आंसर है और आपने ABC मार्क किया है देन यू विल गेट 3। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर ABCD तो होता नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर आपके पास जो भी उस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया है एक्स्ट्रा में उसके साथ, देन यू विल गेट -2 फॉर दिस। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं कि पार्शियल मार्किंग है कैसे। ठीक है, अगर आपका CD आंसर है और आपने अगर ACD मार्क करके आगे हैं तो आपको क्लियर कट -2 मिलने वाला है। ये मत सोचिए कि सर CD तो मैच कर गया ना, AE तो एक्स्ट्रा था, नहीं, -2 ही मिलेगा अगर एक भी गलत ऑल्टरनेटिव आपने मार्क कर दिया है। ठीक है, अगर CD है और आप C मार्क करके आते हो तब आपको +1 मिलेगा, या आप D मार्क करके आते हो तो आपको +1 मिलेगा, और दोनों मार्क CD करेक्टली करके आ जाओगे तब तो आपको +4 मिलने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये तो मार्किंग स्कीम हुई। 6 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पेपर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। B एक नॉन जीरो रियल नंबर है, B जीरो नहीं है और रियल नंबर है, इट्स ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। आगे दिया हुआ है f एक रियल नंबर से रियल नंबर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी डिफरेंशिएशन करना अलाउड है, और एक डेटा हमको पता है कि f(0) की वैल्यू 1 है, तो डेरिवेटिव ऑफ f' ऑफ f सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। ये रिलेशन हमारे पास है। आइए इस रिलेशन से कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप पहुँचेंगे और ये 1 आपके पास लिखा हुआ है b² x², दोनों साइड हम dx कर देंगे, दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो हमें करना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है। तो हमने दोनों साइड dx fx से डिवाइड किया, फिर dx से लिख के दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। log ऑफ fx आता है यहाँ से, और यहाँ आपके पास बन जाएगा 1/b tan इनवर्स x/b प्लस c आता है। यहाँ से आपके पास fx आता है, ये आता है e/b 1 tan इनवर्स 1/b x/b प्लस c। एक डेटा आपके सामने गिवन है, f(0) की वैल्यू 1 है, ये f(0) आता है, ये वैल्यू 1 है, ये e⁻0 है और ये प्लस c है। e⁻c की वैल्यू आपके सामने 1 आ चुका है,
अगर आप फंक्शन को जस्टिफाई करके देखें तो ये आता है e पावर 1/b tan इनवर्स x बाय बी। ये लिखी हमने बात। अब हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। ये जो फंक्शन आपने लिखा है, अब आप देखिए सी और डी ऑप्शंस में क्या लिखा है, f ऑफ माइनस एक्स की भी बात की गई है। सो लेट्स जनरेट दैट फंक्शन एज वेल। अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा आपका, और आप एक बार दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा दोनों के बेस सेम है, दोनों फंक्शंस आपके प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास आके बैठ जाएंगे। ये दोनों सेम है, दोनों आप ऐड करेंगे e पावर 0, द वैल्यू इज 1। सो क्लियर कट है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 1 आती है। मार्क द सी ऑप्शन। अब ऊपर वाले ऑप्शंस को पढ़ते हैं। दे आर नाउ डिस्कसिंग द वेदर एफ इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये रहा आपके पास एफ एक्स। इस एफ एक्स को आपने देखा, और एफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि यह है e पावर 1/b tan inverse x by b, and this is defined for every x belongs to real number। अब इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता इसी के डेरिवेटिव से पता चलेगा, तो बस हम भी इसका फिर डेरिवेटिव निकालना शुरू कर देते हैं। e पावर x डिफरेंशिएशन e पावर x, बाकी जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव होगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1/x by b का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर x by b का डेरिवेटिव 1/b आपके पास निकल के आता है। तो ये e पावर 1/b है, ये tan इनवर्स है, यहाँ पर x बाय b आता है। तो यहाँ से आप सुनिए, इसको बन जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल, ये डेटा आपके पास आता है। अब हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं कैसा है फंक्शन होगा। जो ऑप्शन है उनको भी देख लीजिए। इसमें बोला है कि b अगर पॉजिटिव हो तो f इंक्रीज करता है, b नेगेटिव हो तो f डिक्रीज करता है। आइए, क्या ये b पर डिपेंड करता है? देखिएगा, ये जो टर्म है जो कि आपकी e पावर में लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी b बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर b और x कुछ भी आप रख लो, क्योंकि e पावर में e इज 2.71 डॉट 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 एक्सपोनेंशियल में ऊपर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजंट मैटर, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। ये जो टर्म आपके पास लिखा है 1/b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, दोनों रियल नंबर्स हैं, एडिशन किया हुआ है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्लियर है, अपना जो फंक्शन होगा इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर एवरी b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमेशा b की हर वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पर a को भी मार्क करेंगे, c को भी मार्क करेंगे, और जो हमारा ऑप्शन इसका निकल के आएगा वो आएगा ऐसी वाला ऑप्शन, इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पढ़िए 8 में क्या दिया है। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, हाइपरबोला का क्वेश्चन है, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बातचीत की जा रही है। पढ़ते हैं ध्यान से। दैट a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a greater than 1, b is a lesser than 1, p is a point in the first quadrant such that lies on the hyperbola। p एक पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हाइपरबोला पे लाई करता है। हाइपरबोला बना लेते हैं कि क्या बात हो रही है। ये हाइपरबोला हमने बनाया, p पॉइंट यहाँ पर है, इस पे p पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। पढ़िएगा। So P is a point in the first quadrant. Suppose that tangent to the P passes through the point 1,0. 1,0 टेंजेंट वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब ये तो x एक्सिस से पास होगा, तो ये आपकी टेंजेंट है। एंड सपोज द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला एट P कट्स ऑफ, ये आपका नॉर्मल हो गया P पर, सेम पॉइंट पर। वापस से पढ़ लीजिए। a एंड b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, b का वैल्यू लेसर देन a है। लेट p बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, p आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है। सपोज दैट टेंजेंट टू द पैराबोला एट p, टेंजेंट टू द पैराबोला एट द p passes through the point 1,0 and suppose the normal to the hyperbola, ये नॉर्मल निकालेंगे हाइपरबोला के, at p cuts off equal intercept on coordinate axis। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट आपके बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर।
दे फॉर्म इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो कोई भी लाइन हो अगर उसके इक्वल इंटरसेप्ट हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव होंगे। तो यानी ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है। अगर आप यहाँ से कुछ कंक्लूजन करें तो इंटरसेप्ट इक्वल है तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, और अगर इस तरह की है तो आपको इसका स्लोप पता चल गया कि -1 है। तो हमने साइड में इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, यानी नॉर्मल का जो स्लोप है वो -1 है। तो रिजल्ट निकल के आएगा टेंजेंट का स्लोप आपका 1 आएगा, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये बात बनी। तो क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखो, हमें एक पॉइंट ऑलरेडी पता है 1,0 जिससे पास होता है, और इसका स्लोप हमें पता है। तो आप लिख सकते हैं y - 0 1 टाइम्स x - 1। सो द डेटा इज y इक्वल टू x - 1, और अगर आप चाहें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना x - 1 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आता है। अगर हम P पॉइंट को x1, y1 मान लें और इसकी टेंजेंट लिखना चाहें हाइपरबोला पर, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी आपके पास x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों एक ही तो लाइन है। हमने माना लेट द पॉइंट P इज x1, y1, और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिखी। ये टेंजेंट की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन हम पहले निकाल चुके। तो अगर आप कंपेयर करके देखें दोनों को, तो आपके पास डेटा पता चल जाएगा कि यार x1 की वैल्यू a स्क्वायर होनी चाहिए और y1 की वैल्यू आपके पास b स्क्वायर होनी चाहिए। देखो ध्यान से, x1 अगर a स्क्वायर ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, b स्क्वायर ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन दोनों सेम हो जाएंगी। यानी now we have concluded our P point is a square comma b square। हमारा P पॉइंट जो है वो a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर आ चुका है। रही बात नॉर्मल को लिखने की, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें स्लोप पहले से पता है। स्लोप पहले से पता तो आप लिख सकते हैं y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस ए स्क्वायर। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है, ये आपका नॉर्मल आ जाता है। x प्लस वाई की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाती है। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट आपको पता है कि ये a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर है। ये पॉइंट ने इसको यहाँ पर कट किया, मैं थोड़े नाम दे देता हूँ, दिस इज a एंड दिस इज b। b पॉइंट कितना आ जाएगा आप थोड़ा बना के बताइए। ये वाला पॉइंट जो है आपके पास b वाला पॉइंट, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, अब सुनिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो बात आपसे पूछी जा रही है, अब जो पूछा जाता है, एक तो एक्सेंट्रिसिटी पूछी जा रही है, ध्यान रखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी बात की जा रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा। ये द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस, इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, PAB की हम बात के बारे में सोचेंगे कि PAB कैसे निकल सकता है। अब सुनिए आगे कहानी, अभी हमें एक्सेंट्रिसिटी भी निकालनी है। अभी हमने देखा कि टेंजेंट की जो इक्वेशन आई थी वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, और पॉइंट P हमने कंक्लूड किया था a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर। तो ये पॉइंट इस टेंजेंट पर लाई करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास ये रिजल्ट कंक्लूड हो गया। और एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये आता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है यही बनता है। तो यहाँ से आप कंक्लूड करने की कोशिश कर लो कि बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आती है ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कंक्लूड करें, इस बात को देखें ध्यान से, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये टेंजेंट लिखा है और ये ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर है। अब इसको आप थोड़ा देखें ध्यान से, तो बस बात बन चुकी है। थोड़ा और सिंप्लीफाई, इट इज 2 माइनस 1/2 ई स्क्वायर। ये डेटा आ रहा है। ई स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, ई स्क्वायर के बारे में कुछ, ए स्क्वायर की वैल्यू के बारे में कुछ पता है क्या? ये लिखा हुआ देखो ध्यान से, ए इज ग्रेटर देन 1, बी इज लेसर देन ए। ये तो पहले से पता है, बी इज लेसर देन ए, आई भी वही रहा है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ए स्क्वायर भी एक से छोटा ही होगा, और ये लेसर देन इन्फिनिटी है। रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/a स्क्वायर का, तो ये आपके सामने इतना बन जाएगा। नेगेटिव साइन ले लेंगे जैसा हम चाहते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसा चाहता है तो 2 सब जगह आप ऐड कर दीजिए, आप सभी जगह 2 ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास 1 और ये 2 माइनस 1/a स्क्वायर और ये 2, और आप रूट ले लीजिए इसका दोनों साइड।
ये जो ई की जो वैल्यू है ये रूट लेते ही आपका ई बन जाएगा, ई का वैल्यू आपका 1 से √2 के बीच में आ जाती है। ये आपका ऑप्शन बन गया। अब बारी आती है सर ये एरिया ऑफ डेल्टा भी निकाल के बता दो। ये तो आप खुद ही निकाल लेंगे। देखो ए है, ये बी है और ये पी है, तो ए पी बी का जो एरिया है ये डेल्टा जो है क्या होगा, हाफ ए बी एंड द परपेंडिकुलर। ए बी कितना है, ये ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 1 आता है, और ये परपेंडिकुलर विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी, बी स्क्वायर। कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ए स्क्वायर -1 की वैल्यू आपके पास से बी स्क्वायर आती है, ये 2b स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल है, ये b पावर 4 आपका आंसर आ रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे, डी वाला ऑप्शन भी मार्क कर देंगे। तो आपके करेक्ट आंसर इसके आएंगे ए एंड डी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एग्जाम टाइम में करना। छोटे छोटे से क्लूज दिए हुए थे क्वेश्चन में, उसको कंक्लूड करना, इक्वल इंटरसेप्ट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। प्रैक्टिस अच्छी तो आप इस क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, जी भी आर से आर में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर से, और एक एफ के बारे में कंडीशंस गिवन है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन है, और एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू जी एक्स से भी रिलेटेड है सभी एक्स वाई रियल नंबर्स के लिए, ये वैलिड है बात। जी पर अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखें, 0 पर आसपास लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू 1 गिवन है, दिस इज नॉन टू अस। फिर आपसे पूछा कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। आप यहाँ से अगर रिजल्ट निकालना चाहें तो एक बात पता है कि एफ ऑफ 0 पर वैल्यू 0 आएगी, आप 0 रख के देख लो क्योंकि सभी के लिए ट्रू है। हमें यहाँ पर एक बार एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, जो होता है हम सभी जानते हैं कि लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच आता है। लिमिट लगेगी यहाँ पर, h की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आप इस इक्वेशन में x को x रहने दीजिए और y को आप h रहने दीजिए। ये बनती है कहानी। तो आप यहाँ पर इसके बारे में डेटा बना दीजिए, ये बन जाएगा एफ ऑफ एच 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एच क्या है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। एफ ऑफ एच हमको गिवन है कि ये एच है और ये जी ऑफ एच बन जाएगा, यहाँ भी एच है और ये 1 प्लस एफ एक्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे एच से एच, और ये जी एच है। थोड़ा लिमिट लगा के देखिए, ये एफ ऑफ एक्स बन चुका है और एक लिमिट लगी हुई है एच टेंस टू 0 जी ऑफ एच के बारे में, और जिसके बारे में हमको पता है कि ये कैसा है, ये वैल्यू 1 आती है। तो हमने ये देखा कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो सिंप्लीफाई होके 1 प्लस एफ एक्स आ जाता है, ये है आपका एफ डैश एक्स। सो वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि अपना जो डिवाई बाई डी एक्स तो हमको एफ डैश एक्स तो हमें मिल चुका है रिलेशन 1 प्लस एफ एक्स के साथ है, फंक्शन कैसा निकल के आने वाला है इसके बारे में हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। एफ डैश एक्स लिखा हुआ है और ये है एफ एक्स प्लस 1, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, डिवाइड कर दिया इसी को और इंटीग्रेशन करना शुरू किया। ये आपके पास log ऑफ एफ एक्स प्लस 1 आता है, सामने इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी आ जाता है, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आता है, e पावर x प्लस सी है। कुछ डेटा है जिसका हमें यूज में लेना है, यही कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू c है तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू c नहीं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही है। तो आप थोड़ा बना दीजिए, 0 है, यहाँ पर आपके पास आता है e पावर x 0 और e पावर c। सो वी आर हैविंग e पावर c एज 1। हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया है e पावर x माइनस 1। अब ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन, नो प्रॉब्लम विद इट। आपसे पूछा इसमें एफ डैश 0 निकाल के दिखा दीजिए, आइए बाकी ऑप्शंस निकाल लेते हैं। एफ डैश 0 निकालेंगे e पावर x आएगा, एफ डैश x ही। एफ डैश 0 की वैल्यू आपके पास 1 आती है, एफ डैश 1 की वैल्यू आपके पास e आती है। सो एफ डैश 0 इज अ 1 अलाउड है, एफ डैश 1 इज अ e, दैट्स रॉन्ग। अब आपसे कुछ और बातें पूछी जा रही हैं कि अगर g ऑफ 0 1 हो जाए और g अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा,
अब जी के बारे में बात करें तो इस कंडीशन को थोड़ा सा आप देखिएगा कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स अपने पास आ रहा है ई पावर एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही आपके पास है एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और एक बात और बताई गई कि इसकी आप लिमिट निकाल दीजिए x टेंस टू 0 पर जी एक्स की, तो वो वाली वैल्यू भी 1 आती है। अब हम इंटरेस्टेड क्या है, एक लास्ट बात फंस रही है कि g की 0 पर वैल्यू 1 आती है, तो आप बताइए कि g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जी एक्स आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स आता है, और ये गिवन दिया जा रहा है कि लेट द g ऑफ 0 इज 1। तो यानी 0 पर इसकी वैल्यू 1 गिवन दी जाती है। तो इसको आप देख लीजिए क्या बनती है कहानी। तो मैं g ऑफ x को डिफाइन कर देता हूँ। आप देखिएगा अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे पास आंसर 1 आता है, अगर ये 0 नहीं है तो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी e पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब हमें जो कंप्यूट करके लेकर आना है वो पता करना है इसका डिफरेंशिएबिलिटी सभी के लिए आएगी या नहीं आएगी। तो बाकी सब जगह तो मुझे कोई डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम नज़र आ नहीं रही है, एक ही जगह नज़र आता है कि 0 पर ये डिफरेंशिएबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम चेक करके देख लेते हैं। तो अगर आप जी डैश 0 निकाल के देखें तो यहाँ से आएगा ई पावर एच माइनस वन अपॉन एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। ये आपकी लिमिट यहाँ से निकाल देंगे, ये बन जाएगा ई पावर एच माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए लिमिट को, आप सीधा सीधा इसको एक्सपेंशन की तरफ लेकर चले जाओ। तो 1 प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये एच स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर इसका हाफ की तरफ आने वाला है। तो 0 पर अगर आप इसके डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास हाफ का जैसा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर भी ये डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह तो ये डिफरेंशिएबल है ही सही, कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में। तो ये दिस विल बिकम डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। आप इसी का डेरिवेटिव दूसरी जगह भी अगर निकाल कर देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी, ये हमने RHD निकाला है अभी 0 प्लस पर, आप LHD भी निकाल के देखेंगे, विल गेट द सेम डेटा। तो ये अपने पास एक बार जैसे ही एफ फंक्शन हमारे पास निकल के आ जाता है e पावर x माइनस वन, फिर हम g के बारे में भी कंक्लूजन कर सकते हैं, जिन्होंने बता दिया कि 0 पर वैल्यू 1 है, ठीक है। तो विल मार्क ऑप्शन नंबर A, B एंड D फॉर दिस क्वेश्चन। विल मार्क ऑप्शन A, B, D, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पेपर 2 का। इसमें लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और एक रिजल्ट गिवन है अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 है। सपोज दैट द पॉइंट 3, 2, -1 इज द मिरर इमेज ऑफ द अनदर पॉइंट 1, 0, -1 विद रेस्पेक्ट टू अ प्लेन। तो एक प्लेन हमको नोन है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है A, 3, 2, -1 है, और यहाँ पर एक पॉइंट आता है B, 1, 0, -1 है। तो इस पॉइंट का प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज लिया गया है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो पॉइंट M है, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकाल दीजिए, 3 + 1 4 आता है, डिवाइड करेंगे 2 आता है, 2 + 0 का डिवाइड करेंगे वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस -1 और -1 की वैल्यू -2 आती है, वैल्यू -1 आती है। ये हमने क्या मान लिया, पॉइंट M मान लिया, जो कि निकल के आ गया है मिड पॉइंट का होगा। दोनों पॉइंट्स का एक इमेज और एक उस पॉइंट की इमेज का मिड पॉइंट निकालें। किसी भी पॉइंट का अपनी इमेज के साथ जो मिड पॉइंट होता है वो इसी पर लाई करेगा। और इस प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, ये है अल्फा x प्लस बीटा वाई प्लस गामा z इज इक्वल टू डेल्टा। अब सुनिए, अगर जब हम नॉर्मल की बात करें तो ये जो लाइन है यही इसके नॉर्मल है। तो यहाँ से अगर हम AB जो है, AB के अगर हम DRS निकालने की कोशिश करें तो आप बड़े आसान से निकाल सकते हैं। लिखा हुआ है 3 - 1, 2 - 0, -1 + 1 0। सो इट इज 2, 2, 0 विच इज इवेंचुअली 1, 1, 0। तो ये जो नॉर्मल के DRS है वो आपके पास 1, 1, 0 आ जाएंगे। ये इसका नॉर्मल है। तो ये अगर ये नॉर्मल है तो आपके पास प्लेन से जो आगे वाले कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं वो भी आपको पता चल चुके हैं। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1, 1, 0 या 2, 2, 0, इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है।
कुछ कंस्टेंट हमको पता करने के लिए ज़रूरी दी हुई है कि अल्फ़ा और गामा का समेशन 1 आता है। इससे पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ये वाला लिया जाएगा, ये वाला या फिर कोई और। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेबल है। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं अल्फ़ा 1 है, गामा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू भी 1 है। जब हमारे पास ये तीनों डेटा निकल के आ चुके हैं तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू डेल्टा। z का कोफिशिएंट गामा है जो 0 बन जाएगा और इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये आया है अपना प्लेन। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी। 2, 1, -1, इसको हम इससे सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास 2 + 1 की वैल्यू डेल्टा है जिसकी वैल्यू 3 आती है। अब आप आके आराम से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये आता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 2, क्लियर। डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा माइनस गामा आप निकाल दीजिए। डेल्टा की वैल्यू 3 आती है, गामा की वैल्यू आपके पास से 0 है, दिस विल बिकम 3, ये भी ट्रू है। डेल्टा प्लस बीटा की बात करते हैं, ये डेल्टा है और यहाँ पर आपके सामने बीटा आता है। डेल्टा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू 1 है, आंसर 4 आएगा। डन। और लास्ट वाला आंसर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको भी कंप्यूट करके देख लेते हैं। मतलब फ्री के मार्क्स थे, इतनी सी बात। बहुत से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं वेक्टर 3D के अंदर, पर ये बहुत ही आसान था। पर ठीक है, जिसने मेहनत की, प्रैक्टिस की, उस सबको तो इसका फल मिल ही जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है। अल्फा कितना है आपके पास? 1 है, बीटा भी 1 है और गामा आपके पास 0 है। इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। डेल्टा के इक्वल होगा नहीं क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 3 है। तो आप मार्क करेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर ABC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है A and B आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज दैट PQ इज इक्वल टू A and B, AI BJ, PS है AI minus BJ are adjacent sides of a parallelogram PQRS. U and V be the projection of the vectors of W along PQ and PS. आइए एक डायग्राम बना के देखते हैं क्या बात हो रही है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। पहली बात, ये PQ वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, ये P से S वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है। तो जो PS वेक्टर होता है पैरेललोग्राम में, वही आपका QR वेक्टर भी बन जाएगा। पैरेललोग्राम की खास बात होती है एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल और पैरेलल आती है। जो हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। U is a vector, U and V are the projection of a vector W I cap plus J cap along PQ and PR PS वेक्टर। अब ये जो along वेक्टर निकालना होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट आप सीखिए पहले। हम जैसे आपको सिखाएं थोड़ा सा कि एक वेक्टर आपके पास अल्फा वेक्टर है और ये आपका बीटा वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अल्फा वेक्टर का बीटा वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड तो आएगा इसका मॉड और इसका कंपोनेंट लिख लेंगे आप कॉस थीटा। अब ये कंपोनेंट करना है बीटा वेक्टर के अलोंग, तो बीटा की हम डायरेक्शन ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? मॉड ऑफ अल्फा कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट ही तो कर रहे हैं हम बेसिकली। तो इसका इधर मॉड ऑफ अल्फा कॉस थीटा और इसका डायरेक्शन ले लेंगे बीटा के अलोंग। तो डायरेक्शन सिर्फ अगर आपको लेनी है तो आप कैप से लीजिए। तो ये अल्फा का बीटा वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन बन जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर आता है। अब होता क्या है कि ये जो कॉस थीटा है ना, ये आया कहाँ से होगा? ये इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से ही आता है। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा। ये कॉस थीटा का डेटा हमने लिखा। तो मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए आप, अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डेटा आएगा अल्फा डॉट बीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय बीटा और ये आपके पास आता है बीटा कैप। समझे? तो सेम जो ये बात पूछ रहे हैं वो हम करके देख लेते हैं। तो जो यू वेक्टर जो आपका आने वाला है, ये डब्ल्यू का PQ वेक्टर के अलोंग जो है प्रोजेक्शन है। तो आप यहाँ पर अल्फा की जगह लिख सकते हैं W डॉट PQ डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ PQ और फिर यहाँ से आपके पास आता है PQ का कैप आता है, ये आपका W आ जाएगा। आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में देखना चाहें, बनाना चाहें, ज़रूर बना सकते हैं। ये आपके पास I प्लस जे कैप है
डॉट पी क्यू वैक्टर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और आप इसका मॉड ले लीजिए, नीचे आप इसका मॉड भी ले सकते हैं जो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पी क्यू कैप है। सिमिलरली आप जब वी वेक्टर बनाने जाएंगे वो डब्ल्यू का प्रोजेक्शन किसके अलोंग है, पी एस के अलोंग है, तो सेम फॉर्मूला ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं सिखाया है, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिया। यही डिटेल सॉल्यूशन आपके काम के हैं। डायरेक्टली अगर मैं आपको फॉर्मूलेस बता दूंगा या फिर डायरेक्टली अगर स्ट्रेट अवे सॉल्यूशंस बता दूंगा तो हो सकता है कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, सर हमने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा आपको टॉपिक भी बता दिया कि भैया ऐसे क्वेश्चन इसके करते हैं। पी एस आता है आपके पास ए आई कैप माइनस बी जे कैप आता है, और आप इसका मॉड ले लीजिए नीचे, इसका मॉड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपका पी एस का कैप। बनी कहानी। ये यू वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर, दोनों बातें लिखी हुई है। अब आपको करना है क्या है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों के मॉड का जो सम आपको निकाल के दिखाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो मैं आपको बता ही देता हूँ ये कितना आता है। ए प्लस बी आपके पास आता है, और ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी क्यू कैप है। और इसको भी थोड़ा सिंपल कर लीजिए, ये ए माइनस बी आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये पी एस का क्यूब आता है। तो यू पता है, वी पता है, दोनों आपको पता है। अब आप जो डेटा निकालने को बोला गया है वो ये है। यू का मॉड लीजिए, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, हट जाएगा। तो ए प्लस बी आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्ट्रेट अब लिख देता हूँ क्योंकि अब बस कैलकुलेशन की बारी है, बाकी सब बातें तो हो चुकी हैं। अच्छा, डब्ल्यू का मॉड बताइए। डब्ल्यू क्या था, आई प्लस जे कैप। आई प्लस जे का मॉड कितना आता है, अब तो क्लियर कट है, रूट टू आएगा, 1 + 1 दैट इज रूट टू। क्लियर। यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो ये आपके पास ये जो डेटा बनने वाला है ये आएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बनी कहानी। अब आप थोड़ी बात और देखिए, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दे रखा है। ए और बी जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और एक बात और बता दिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 8। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल के दिखा दीजिए, जो आएगा आपका पी क्यू क्रॉस पी एस का मॉड। आप इसको निकाल दीजिए फटाफट से, ज़रूरी है इसका। ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस ए आई कैप माइनस बी जे क्रॉस बना दीजिए। ए आई क्रॉस आई विल बी 0, ए बी आई क्रॉस के विल बिकम के प्लस बी ए माइनस ऑफ के। इट इज ट्वाइस ऑफ ए बी। हमारे पास आ रहा है ए बी का वैल्यू 4 है। मॉड आएगा वैसे वहाँ पर इट्स ऑलरेडी बीन गिवन दैट ए एंड बी आर पॉजिटिव। यहाँ से भी आप सॉल्व कर लो, ए और बी पॉजिटिव है तो ये आपके पास प्लस आ जाता है। ये मॉड ऑफ ए माइनस बी है, यहाँ पर आप ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए इज ए ग्रेटर देन बी। तो अगर आप यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो आप देखिएगा भाई इस मॉड को हमें ओपन करना है कैसे भी करके, कि मॉड को ओपन कैसे करें। तो आपके पास ये ए प्लस बी आता है, यहाँ से ये ए माइनस बी आ जाएगा, ओपन होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a बन गया है, स्क्वायर करिए, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। वी आर गेटिंग 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। वी आर गेटिंग a इक्वल टू b, क्योंकि पॉजिटिव है। a इक्वल टू b क्या इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमने केस ये कंसीडर किया था जब इसको ओपन किया, पता नहीं था ए और बी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से इक्वल वाला केस आ रहा है। तो आप चेक करके देखिए ऊपर वाली कंडीशन क्या ट्रू है इस वाले केस के लिए। अगर a और b इक्वल हो जाए, ए और बी इफ आर इक्वल दिस विल बिकम 0, वैलिड है, और ये 2a आता है। यहाँ a और b इक्वल है तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड 2 टाइम्स 4a स्क्वायर, ये भी वैलिड है। ठीक है, तो वी डोंट नीड ऑफ दिस कंडीशन एज सच नाउ, सो लीव इट। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज a इज इक्वल टू b, और दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 4 आ रहा है। बस हमने मोड को ओपन करने के लिए किया था, तो यहाँ से हमारे पास सारे डेटा निकल के आगे 2 आ रहे हैं। अब जो बातें हमसे पूछी हैं वो देख लीजिए। a प्लस बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 2 2 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे 0 आएगा।
अब आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर, ये डायगोनल आपका पी आर है, ये आराम से निकाला जा सकता है। आपके पास पी क्यू कितनी है और क्यू आर कितना है, तो ये पी आर कितना आएगा, सीधा दोनों का समेशन। सो जो डायगोनल पी आर है वो तो आसानी से निकल जाएगा। डायगोनल पी आर विल बी पी क्यू प्लस क्यू एस, वो आपके पास आता है ए आई प्लस बी जे एंड ए आई माइनस बी जे टू ए आई कैप। और डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है, आप लेंथ निकाल दो तो ये 2a आता है जिसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो डायगोनल की लेंथ आपके पास 4 आती है। बनी कहानी, डायगोनल की लेंथ आ गई आपके पास 4। अब लास्ट बात और बची है कि सर W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर PQ एंड PS। अब W क्या है और उनको थोड़ा पहचानिए। W वेक्टर जो गिवन है वो I प्लस जे कैप है, और PQ वेक्टर एक बार आप और निकाल के देख लो एक बार, क्योंकि नाउ वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो A और B की वैल्यूज रखोगे, दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास ये ट्वाइस ऑफ I प्लस जे आता है जो कि ट्वाइस ऑफ W है। तो ये तो इसी की डायरेक्शन के अलोंग है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, PQ जो है वो जो W वेक्टर है उसी का डबल है। सो दिस इज नॉट वैलिड, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर AC। तो इस 11th क्वेश्चन का जो आंसर है हम मार्क करेंगे AC इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने देखा कि तो ये W कि जो भी वेक्टर्स इसके अलोंग प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा भी दिया है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पेपर में जो पूछा गया था, टॉपर्स डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन, अच्छे स्टूडेंट्स में और कौन अच्छा स्टूडेंट है वो डिसाइड करने वाला क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बायनोमियल थ्योरम से है। SCR की डेफिनेशन जो यूजुअली होती है वही है, तो पहली लाइन से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक फंक्शन g फंक्शन बनाया है m और n वेरिएबल्स के अंदर, जो f के ऊपर डिपेंडेंट है। आप यहाँ देखिए f के अंदर, और फिर नीचे भी n प्लस पी सी पी लिखा हुआ है, और f का एक डेफिनेशन और गिवन है जिसमें 3 टर्म्स है और एक सिग्मा है जिसमें i पर सिग्मा है। i एक वेरिएबल है। चारों ऑप्शंस में देखा तो सभी जगह g के ऊपर कंडीशन है, तो सबसे पहले स्ट्रेट अवे करना यही है कि हम सबसे पहले f वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यह है f, n, p। i की वैल्यू आपके पास 0 से लेके p लिखी हुई है, इसको हम ओपन करते हैं। ये MCI n प्लस 1 ICP, और यहाँ से आता है p प्लस n CP माइनस 1। इसको अब थोड़ा सा आप ओपन कर लीजिए। i की वैल्यू 0 से लेके p आती है, इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो यूजुअली फॉर्मूला होता है उसी से ओपन कर रहे हैं, नथिंग न्यू। इससे बस यही है कि डरना मत क्वेश्चन को देख के, डरोगे तो फिर ये खा जाएगा। डिफरेंस लोगे तो ये n प्लस आई भी आएगा, ये इससे कैंसिल भी हो रहा है। थोड़ा इसको एडजस्ट करने की हम कोशिश भी करेंगे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, मॉडिफाई करें, है ना। आइएगा देखिएगा, मॉडिफिकेशन करते हैं, एमिंग द सिंप्लीफिकेशन। p प्लस एन फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा। अब दोनों का डिफरेंस n फैक्टोरियल भी आता है, तो हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये फैक्टोरियल आता है और ये p माइनस आई का भी फैक्टोरियल यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा पहचानेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये आता है MCI, यहाँ से बनेगा ये p प्लस एन CP आता है, और ये NCP माइनस आई भी आता है। क्लियर, फैक्टोरियल उसमें चेंज कर दिया NCR में। अब ये देखो, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ये आपका m, n, p आप यहाँ लेके आएंगे तो ये बनेगा p प्लस एन CP सिग्मा। i की वैल्यू 0 से लेके p है, MCI है और NCP माइनस आई है। ये आपका f का कंडीशन निकल कर आता है। आइए इसको फिर से चेक करते हैं कि इसमें हम और सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं। सामने लिखा हुआ है p प्लस एन CP, p प्लस 1 CP, और ये सिग्मा है आपके पास जो आता है आपके पास i की वैल्यू 0 से लेके p लिखा हुआ है। यहाँ से आता है MCI
और एन सी पी माइनस आई। अब इस सीरीज को आपको थोड़ा पहचानना है कि क्या लिखा हुआ है। एम सी जीरो एन सी पी, एम सी वन एन सी पी माइनस वन, एम सी टू एन सी पी माइनस टू। ये प्रोसेस चलता रहेगा एम सी पी और एन सी जीरो के साथ। अगर आप लोअर इंडेक्स का सम अगर देखते हैं तो आप देखिए लोअर इंडेक्सेस का सम सबका कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो टर्म है आपकी, ये कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर पी है इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m, जिसके अंदर एम सी जीरो एम सी वन एम सी टू आएंगे और n वाली भी टर्म आएगी तो वो भी 1 प्लस एक्स की पावर है। वैसे भी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट हुए हैं तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n है। तो यू विल बी गेटिंग एट m प्लस n सी पी। ठीक है, आप यहाँ पर पहुँचते हैं, ये आता है n प्लस वन सी पी और यहाँ पर आता है n प्लस वन सी पी। ये आपके पास डेटा है f ऑफ m कोमा n कोमा p। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा पूछा क्या है, m कोमा n कोमा p को n प्लस वन सी पी से डिवाइड करना है। ये रहा आपका n प्लस पी और सी पी से डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी आती है m प्लस एन सी पी। तो ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट हो चुका है। अब इस पर सिग्मा लगेगा, p की वैल्यू 0 से लेके m प्लस वन तक और डेटा आएगा g ऑफ mn का। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g ऑफ mn। ये है आपके पास m कोमा n कोमा p डिवाइडेड बाय p प्लस एन सी पी। द वैल्यू ऑफ p स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू m प्लस n। फिर से लिमिट्स चेक कर लो, यही थी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन, ये तो मैं आपको फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग एज अ पीडीएफ भी इसको देख पाए। अब ये कितना है, 0 रखा तो m प्लस वन सी जीरो, m प्लस वन सी वन, इट गोज ऑन टिल m प्लस वन सी m प्लस वन, जिसकी वैल्यू ही 2 पावर m प्लस n आ जाता है। तो g ऑफ m कोमा n विल बिकम 2 पावर m प्लस n। ये हमारे पास इसका आउटपुट निकल गया। अब अगर हम इसमें रिजल्ट निकालना चाहें, लेट्स स्विच द पोजीशन ऑफ m एंड n, तो ये 2 पावर n प्लस m आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। mn और nm यू कैन चेंज द ऑर्डर, डजंट मैटर। अगला पढ़िए, m कोमा n प्लस वन निकालते हैं, फिर m प्लस वन और n के बारे में बात करेंगे। आइए, यानी g ऑफ m कोमा n प्लस वन निकालिए इस डेटा को। तो ये दोनों के पावर्स में ऊपर ऐड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि m प्लस वन पहले लिख लें, n पीछे लिख लें, तो फिर ये g ऑफ m प्लस n कोमा n बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारा रिजल्ट वैलिड है। लास्ट COD पे चलते हैं। COD में एक ही बात पूछी है, g ऑफ 2m कोमा 2n कितना आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, g ऑफ 2m कोमा 2n। फॉर्मूला क्या है, 2 पावर m प्लस n, ये आता है 2 पावर m प्लस n यानी 2m प्लस 2n। तो ये 2 पावर 2 कॉमन है और ये m प्लस n है। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर m प्लस n होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर m प्लस वन अगर हमने लिखा है, इसको कहाँ है आपका, ये रहा 2 पावर m प्लस n और ये लिखा हुआ है आपका स्क्वायर। तो ये आपका है g कोमा m कोमा n होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, होल स्क्वायर वाली बात मैच हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ABD। ABD नहीं है, ABD ऑप्शन है, C वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।